स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यार ये चैप्टर बढ़िया है, इजी और बढ़िया। अब आप वो बोर्ड रख के आ जाए जरा, ठीक है। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हो तो जनरली बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आप कुछ चीजों को देखते हो, जैसे CMA मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम, जैसे कि लिगेंड्स का मतलब हो जाता है विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। जनरली जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होगा वो कौन सा होगा? बात F भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि F ब्लॉक नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग को D ब्लॉक के पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया बेटा। दूसरी चीज बच्चे, ये दोनों के दोनों एक एंटिटी के अंदर होते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों किसके अंदर होते हैं? एक एंटिटी के अंदर, ठीक है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इधर चलते हैं बोर्ड पर, तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि कैसे होते हैं ये। देखो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहली जो चीज आती है बेटा, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर आप डील करो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डील करने के लिए सबसे पहली चीज हम लोग इस तरीके के कंपाउंड को देखते हैं कि ये एक एंटिटी के अंदर बंद होते हैं। जनरली किसके अंदर बेटा? एंटिटी के अंदर। इसको एंटिटी बोलते हैं या फिर दूसरी भाषा में कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर बेटा? अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है जरा ध्यान से देखो। ये सबसे पहली चीज आयनाइजेबल होता है। कैसा होता है बेटा? यस, आयनाइजेबल होता है। अब इसमें क्या होता है जरा ध्यान से देखो। इसमें रखा होता है सेंट्रल मेटल एटम और इसमें रखे होते हैं लिगेंड्स, और इनके बाहर या तो इधर या फिर इधर इसको बोला जाता है बेटा काउंटर आयन। कौन सा आयन? काउंटर आयन। ये होता है बेटा कंपाउंड। नहीं दिख रहा तो इधर आके बैठ जाओ, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला और है, जैसे मान लो आपके पास Cr है, NH3 है, होल ऑफ 6 है, बाहर Cl3 है। आप समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो, जो इसके अंदर है वो एंटिटी के अंदर है। आप समझ रहे हो बात को? एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है और कौन होता है? लेकिन अगर आप आउटसाइड द देखो तो उसको हम बोलते हैं कौन सा आयन? विच इज काउंटर आयन। समझ पाए कि नहीं? समझ गया बेटा? ये होता है। मैंने बोला कि जो काउंटर है, ये पूरी एंटिटी होती है ना, एंटिटी ये आयनाइजेबल होती है, एंटिटी आयनाइजेबल होती है, लेकिन जो लिगेंड्स होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ये आयनाइजेबल नहीं होते हैं। क्लियर हो गई? अब सर इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा जाता है, जरा इसको बताए। तो देखो ध्यान से जरा, Cl है, इसके साइड में कितने NH3 लगे हैं? आप ध्यान से देखो, 6 NH3 लगे हैं। ये कुछ तो करते होंगे। ये पता क्या करते हैं? अपने लोन पेयर को क्या कर देते हैं? किसको? और ये जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? तो भाई साहब, अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू लोन पेयर डोनेट हो रहा है किसी मेटल को, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन का। बोलो जी, क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। बाहर जो होते हैं बेटा वो काउंटर आयन होते हैं। इनको बाहर वालों को हम लोग कौन से आयन बोलते हैं? दीज आर द काउंटर आयन। सर काम क्या होता है? ये वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं किसी एंटिटी की। किसी भी एंटिटी की वैलेंसी को कंप्लीट करने का काम तुम्हारा किसका होता है, जरा बताओ? काउंटर आयन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी? हाँ, इनको दूसरी भाषा में हम कौन सी वैलेंसी बोलते हैं? प्राइमरी। लेकिन अंदर वाले लिगेंड्स को क्या बोलते हैं? These are the secondary वैलेंसी। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पक्का बताओ। क्लियर हो गई ये चीज? ये इनका बेटा एक छोटा सा बेस होता है जिसके बगैर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को छू भी नहीं सकते। आप समझ रहे हो? और दूसरी चीज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी में डिफरेंस क्या होता है। भाई अच्छे से समझो जरा ध्यान से। देखो मैं आपके सामने 3 कंपाउंड लिखता हूं,
ये NH3 हो गया, और इधर कितना हो गया, और बाहर कितना हो गया, Cl3। एक कंपाउंड में ये लिखता हूं, अंदर मैंने NH3 का होल 5 कर दिया, Cl अंदर ले लिया, बाहर कितना बचा। मैं एक कंपाउंड और लिखता हूं, CrNH3 का होल ऑफ 4 कर दिया और Cl2 कर दिया, और बाहर कितना कर दिया। आप ध्यान से देखो, प्राइमरी वैलेंसी चेंज हो रही है। पहली बार में प्राइमरी वैलेंसी कितनी थी 3, दूसरी बार में कितनी हुई 2, अगली बार में कितनी हुई 1। लेकिन आप ध्यान से देखो, सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं हो रही है। सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है, जरा वो ध्यान दो। सेकेंडरी वैलेंसी वो होती है कि जितने आपके नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ किस तरीके से अटैच है, उनको बोलते हैं हम कौन सी वैलेंसी बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये चीज ध्यान रखो, जो तुम्हारी प्राइमरी वैलेंसी होती है वैसे चेंजेबल, लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी, सेकेंडरी वैलेंसी की, विच आर नॉन चेंजेबल। हाँ भाई, ये चेंज नहीं होती। किसी भी एक मेटल के लिए ध्यान से सुनना, किसी भी एक सेंट्रल मेटल एटम के लिए सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है। किसी भी एक कंपाउंड के अंदर किसी भी एक सेंट्रल मेटल एटम की जो सेकेंडरी वैलेंसी रहती है वो सेम रहती है। चेंज होती है तो सिर्फ क्या, प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर हो गई ये बात, पक्का। ये चीज किसने बताई थी पता है आप लोग को, एल्फ्रेड वर्नर। ये वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज बोली गई थी, समझ रहे हो। तो ये याद रखो भैया, याद नहीं रखोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बढ़िया बात। इतनी चीज क्लियर हो गई बच्चों में। अब सर ये लिगेंड्स होते क्या है, क्या करते हैं लिगेंड भाई। तो अभी मैंने तुम लोग को बताया लिगेंड्स का एक्चुअल में काम तो यही होता है कि ये डोनेट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर को। किसको करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, सेंट्रल मेटल एटम को, CMA बोलते हैं इसको हम लोग। जनरली बेटा जो हमारा यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम जनरली बेटा होता है यहाँ पे, वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है, विच इज D ब्लॉक एलिमेंट। समझ पाए कि नहीं, क्लियर हो गई। अब जो D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जनरली यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ के तो याद ही रखने हैं आपको। देखो क्रोमियम याद रखो, प्लेटिनम याद रखो, आयरन याद रखो, निकेल याद रखो, कॉपर याद रखो, जिंक नहीं मिलेगा, ठीक है। पीडी याद रख, पीडी भी याद ज्यादातर नहीं मिलता है। ये तो आप लोग के बिल्कुल आप ये लगा लो, मिलना ही मिलना है एक कंपाउंड, तो इससे आप इनसे एक कंपाउंड को आप लोगों को जनरली पता लग जाएगा। पहले बताओ ये चीज क्लियर हो गई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गई है, आइडेंटिफिकेशन समझ गए, बढ़िया चीज होती है। इसको जब तक नहीं समझोगे तब तक गलती करके आओगे। लिगेंड्स क्या होते हैं मैंने अभी आप लोगों को बताया, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, और ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, किसको, सेंट्रल एटम को। ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिडेंटेड होते हैं। यूनिडेंटेड का मतलब जो एक लोन पेयर डोनेट करते हैं, नहीं समझे, विच डोनेट ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना भाई। अगर मैं आपसे कहूं ये है तो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, कौन डोनेट करेगा, यूनिडेंटेड लिगेंड। कौन सा डेंटेड, ऐसे हो जाते हैं बेटा बाइडेंटेड लिगेंड। कौन सा डेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। क्या करेंगे वो तुम लोग को पता ही है। बाइडेंटेड लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। इसका एग्जांपल जरूर से याद रखोगे, EN और OX। OX को बोलते हैं ऑक्सलेट आयन और EN को बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन आयन। ध्यान रखना मेरे बच्चे, याद रखना है, याद बहुत अच्छे से। देख लो कैसे, अगर आप ध्यान से देखो CH2NH2 एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, CH2NH2 एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये एक कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, 2, इसलिए इसको बोलते हैं EN। जब भी EN लिखा होगा आप लोग समझ जाओगे, उसको बोलोगे इथाइलिन डायमाइन। समझ गए, ऐसे ऑक्सलेट आयन होता है ये COO माइनस एंड COO माइनस। एक लोन पेयर इसका होता है, एक लोन पेयर इसका होता है, दोनों के दोनों क्या करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। क्लियर हो गई ये चीज, बहुत बढ़िया। अगला आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, पॉलीडेंटेड लिगेंड, जिसको बोलते हैं EDT, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट आयन। समझ रहे हो, फुल फॉर्म याद रखना, मे भी शायद पूछी जा सकती है। इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट आयन, EDT, ठीक है। तो क्या होता है मेरे बच्चे, ये 2 या 2 से ज्यादा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है बच्चा, डोनेट करता है। समझ गया ना बात को, 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल EDT है। EDT इज व्हाट, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट आयन। फिर से बोलो साथ में,
इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट आयन। बहुत बढ़िया, क्लियर है, क्लियर हो गई ये चीज, बहुत बढ़िया बात, बहुत मजा आया, इतनी चीज क्लियर हो गई बच्चों। अगला आ जाता है बेटा एम्फीडेंटेड लिगेंड। ये पता क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ मोनोडेंटेड लिगेंड। इनके पास मान लो दो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए, मान लो, तो ये पता क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को एक साथ डोनेट नहीं करेंगे, एक बार एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, दूसरी बार दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। आप समझ रहे हो बात को? इनके पास दो साइट होंगी, दो साइट, या तो मान लो एक एलिमेंट है, उसके बाद दो साइट है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर, लेकिन एक बार में एक ही साइड से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ऐसे टाइप के लिगेंड को हम क्या बोल देते हैं, जरा बताओ? एम्फीडेंटेड लिगेंड। यानी कि दीज आर द टाइप ऑफ अ मोनोडेंटेड लिगेंड व्हिच कैन लिगेंड थ्रू टू डिफरेंट साइट्स ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके पास दो डिफरेंट साइड है, देखो ध्यान से देखो, NO2 है, ऑब्वियस बात है इसके पास भी होंगे लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन पे भी होते हैं और नाइट्रोजन पे भी होते हैं। अब आप सोचो दोनों के दोनों उठा के देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर, नहीं 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 नहीं, एक बार में एक साइड तुम्हारी जो होगी वो डोनेट करेगी। ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, जरा बता दो भैया जी, क्लियर हो गई? जो नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने पर जो नेटवर्क बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड, उसको चिलेट बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड एक तरीके से फॉर्म करते हैं हम लोग को किस तरीके का, चिलेट, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। जैसे EDTA, अब आप EDTA को देखो तो 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो एक नेटवर्क बनाएगा। अरे नहीं समझे भाई, EDTA है, अब ये EDTA 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो एक नेटवर्क बनाएगा पूरा, उसको बोलते हैं चिलेट। और दैट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड मेरे बच्चे चिलेटिंग। याद रखना आपका काम है, अगर नहीं रख सकते हो याद तो मर जाओ, मेरी बात मानो, ठीक है। नंबर लास्ट है बेटा अगला कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की सबसे सिंपल ट्रिक होती है, कितने लिगेंड लगे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और इनटू में डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब होता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पेयर कैन बी डोनेट बाय द लिगेंड। समझ रहे हो ना? यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेट by the electron by the central metal, by the ligand to the central metal atom, by the ligand to the central metal atom। समझ गए कि नहीं? क्लियर हुई? अगर मैं कहूं कि EN है, EN एक बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसकी डेंसिटी कितनी? मैंने कहा ऑक्सलेट है, बाइडेंटेड लिगेंड है तो डेंसिटी कितनी? समझ गया ना बेटा बात को? मैंने कहा EDTA है, 4 निकालता है, ये कितनी हो गई डेंसिटी, है ना? मैंने कहा H2O है, ये 1 लोग डोनेट करता है, कितनी डेंसिटी हो गई? NH3 है, ये 1 लोन पेयर डोनेट करता है, डेंसिटी कितनी हो गई? आप समझ रहे हो बात को? जितना नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट वही उसकी क्या बन जाती है, डेंसिटी। क्लियर हो गई? मैं कहूं अगर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या फॉर्मूला बनेगा तो जरा बताओ, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू में कितना, व्हाट? लो भैया, समझ गया बात को? एक नंबर में MCQ में आया तो निकाल पाओगे? अच्छे से उसको याद रखना कि हमारा जो वो है उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड, वो कैसा है और फिर कितने लिगेंड्स लगे हैं। लिगेंड हमेशा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होंगे और सेंट्रल मेटल एटम के साथ लगे होंगे। सारे लिगेंड्स को काउंट करना और फिर उनमें ये देख लेना उनकी डेंसिटी कितनी है, मल्टीप्लाई करा देना, वही तुम्हारी क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएंगे। बहुत बढ़िया बात, मजा आ जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ा दिया मैंने। पॉलीहेड्रॉन का मतलब वही होता है, एक 3D अरेंजमेंट होता है, एक 3D अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच्ड। ऑब्वियस बात है, जरा ध्यान से सुनो, जब तुम्हारे लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम यहां रखा है और जब ये सारे लिगेंड्स अटैच करते हैं ना तो एक स्ट्रक्चर बनता है, एक 3D स्ट्रक्चर बनता है। दिस 3D स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेरे बच्चों कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। याद नहीं करना, टेंशन मत लो, आता होता नहीं है। नंबर नेक्स्ट आ गया मेरे बच्चे, क्या जरा बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? चलो वो देख लो। कुछ के तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ के तो भाई आप अपने घुटने में डाल लो, कुछ के तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अगर नहीं याद रख पाओगे तो आप लोग फिर अननोन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ही नहीं पाओगे। कुछ के तो आप लोग बिल्कुल, जैसे क्लोरीन वगैरह है ना, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
इनके याद कर लो, -1 -1 -1। जैसे इसका याद कर लो, पोटेशियम +1, सोडियम +1, इनके याद कर लो भैया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर जिंदगी झंडवा। आप समझ रहे हो बात को? फिर वहीं पे ये कहोगे फिर भी हम घमंडवा, सही है। कुछ होते हैं न्यूट्रल लिगेंड, उनके याद रखा करो, जैसे NH3 0, H2O 0, कार्बन मोनोऑक्साइड 0, ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। इसको बोलते हैं अमाइन, इसको बोलते हैं एक्वा, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। समझ गया बात को? तीनों के तीनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी? ध्यान तो दिमाग में डाल लो बेटा, ये चीज हम बता रहे हैं। अगर ये याद नहीं करोगे तो मर जाओगे बाबू, फिर ये ध्यान रखना, क्योंकि ये फ्री का चैप्टर है, फ्री का चैप्टर। ये चैप्टर 6 से 8 नंबर कतई मुफ्त के देता है, समझ रहे हो? एक क्वेश्चन इसके बाद अभी मैं कराऊंगा तुम लोग को, बीबीटी का आना ही आना है पेपर में, आना ही आना। आप ये लगा, अगर नहीं करके जाओगे भाई साहब तो बेकार हो आप लोग, ठीक है। अब ये होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्या होता है? सेम टाइप के लिगेंड अटैच हो तो होमो, डिफरेंट टाइप के लिगेंड अटैच हो तो हेटेरो। कुछ नहीं याद करना है ये, ठीक है, बता दिया मैंने। देख, एक ही टाइप के लिगेंड लगे हैं ना इसके साथ, तो ये कौन सा हो गया? अब दो अलग अलग टाइप के लगे हैं लिगेंड इसके साथ, NH3 अलग लगा है, Cl अलग लगा है, तो ये काय में आ गया? क्लियर हो गई ना? बच्चों वाली चीज थी, बता दी फिर भी यार। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाल लेते हैं वो भी देख लो भैया। EAN बोलते हैं इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक। तो कोई इतनी गड़बड़ बात नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। देखो जरा, EAN क्या बोलते हैं? इफेक्टिव, फुल फॉर्म याद रखा करो, एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला ध्यान रखना, उसका एटॉमिक नंबर कितना है माइनस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑफ किसकी? मेटल की, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ व्हाट बच्चा? नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड डाल लेना, नंबर ऑफ लिगेंड्स की जगह पता है क्या लिख लेना? कोऑर्डिनेशन नंबर, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। निकाल के दिखाएं कैसे एक की? स्टार्ट करें, चलो। ये तो मान लो तुम्हारे पास दे रखा है Cr NH3 का होल 6, ठीक मेरे बच्चे, और यहां दे रखा है Cl कितना, कह रहा है इसका EAN निकालो। क्या निकालो? निकाले मेरे बच्चे? देख कैसे निकालते हैं। क्रोमियम एटॉमिक नंबर किसी को नहीं पता होगा, गारंटी बोल रहा हूं, 24, ये एटॉमिक नंबर होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी, जिसकी निकालते हैं उसको X, NH3 का कितना बड़ा प्लस का 3 और -1 नेट चार्ज, X की वैल्यू प्लस की कितनी आ गई, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 3। बोलो जी क्लियर। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। कौन सा नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है तुम लोग को मैंने फॉर्मूला बता ही दिया था। लिगेंड्स कितने लगे हैं? कौन सा लगा है? मोनोडेंटेट। कितने हो गए? सारी वैल्यू यहां फॉर्मूले में उठा के पे लो। एटॉमिक नंबर 24 माइनस ये कितनी है? प्लस बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 21 प्लस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका कितना आ गया? समझना आया, निकालना आया या नहीं? नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया? एक और देख लेते हैं, जैसे K4FeCN6 कह रहा भाई इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल दो आप। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे? ये है सेंट्रल मेटल एटम, इसका एटॉमिक नंबर कितना माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो 4, इसकी +1 जिसकी निकालनी है वो X, Cn की होती है -1, 4 + x - 6 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस की? तो ये हो गया मेरे बच्चे, इसकी आ गई 2 और ये 6 और कितनी है? Cn की बनी होती है, एक ही डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यानी कि प्लस कितना हो गया? तो 26 माइनस प्लस 4 कितनी आ गई मेरे बच्चे? दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। क्लियर हो गए मेरे बच्चे? नहीं समझ पा रहे हो अभी भी? समझ गए? तो ये नई चीज थी, थोड़ी सी बता दी मैंने तुम लोगों को। IUPAC कैसे करते हैं ये नहीं बता पाऊंगा मैं रूल इसके, मैं आप लोग को सीधे मुद्दे पे आता हूं, ठीक है? देखो ध्यान से समझना बेटा, मैं जो 4 इंपॉर्टेंट रूल है वो समझ लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल जरा ध्यान से समझो। देखो
इसके इंपॉर्टेंट रूल समझ लो जरा ध्यान से, ज्यादा कुछ खास नहीं, बस इंपॉर्टेंट रूल। देखो ये होती है एंटिटी, एंटिटी है ना, मैंने बताया था ये कैसी होती है, बताई थी ना। तो आयनाइजेबल दो तरीकों की हो सकती है, हो सकता है मे बी पॉजिटिव, हो सकता है मे बी नेगेटिव, यस और नो। तो मैंने मान लिया ये कैसी है। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव आती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव आती है तो जो सीएमए होगा उसके लास्ट में आप लोग पता है क्या लगाओगे, समझ गए। जैसे मान लो मरकरी है मर्क्यूरेट, प्लेटिनम है प्लेटिनेट, कॉपर है क्यूपरेट, आयरन है फेरेट। आप समझ रहे हो बात को, प्लेटिनम है प्लेटिनेट। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी है, अगर मे बी कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी आ जाए, सेंट्रल मेटल एटम के नेम क्या आ गए, नो चेंज, नो, समझ गया बात को। क्या सर हमको कैसे पता लगेगा कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है, हाउ टू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी नेगेटिव और पॉजिटिव, देख लो यहाँ पे वो भी, देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो यहां पे हमारे पास K4 है, क्लियर, और यहां पे दे रखा है FeCN6। K की वैलेंसी मैंने कितनी बताई थी, याद है। तो यानी कि ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन कैसा है, प्लस में, तो ऑब्वियस बात है एंटिटी कैसी जाएगी, समझ गए, समझ गए। अगला क्रोमियम, और ये दे रखा था NH कितना, बाहर क्या है Cl है ना, वैलेंसी कितनी बताई थी, तो अब ये माइनस में है तो ऑब्वियस बात है ये काहे में होगा। अब समझ गए आप बात को। आपको काउंटर आयन ये डिसाइड करके बताएगा, आपको काउंटर आयन ये डिसाइड करके बताएगा कि जो एंटिटी होगी वो नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है तो एंटिटी काहे में जाएगी, और अगर काउंटर आयन नेगेटिव है तो एंटिटी काहे में जाएगी। तरीका समझे या नहीं समझे, बड़ा आसान होता है तरीका, बड़ा सिंपल सा तरीका है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं है। कह रहा सर मान लो बाहर कुछ है ही नहीं, काउंटर आयन ही नहीं है, अब क्या करें, विच हैव नो चेंज। अभी भी आप लोग को कोई चेंज नहीं करना, नाम एज इट इज सेम उतर जाएगा, नो चेंज, समझ गए। काउंटर आयन हुआ तो आप देख ही लोगे, लेकिन अगर काउंटर आयन नहीं है, बाहर सर कुछ नहीं है, सीधे उन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया, बोले NiCO होल 4, खत्म। और यदि NiCO होल 4, बोले भैया इसका नाम लिख दो। अब तुम चक्कर में पड़ गए, भयंकर काउंटर आयन तो है ही नहीं, सर क्या लगाएं, निकेल लगाएं, निकलेट लगाएं, तो निकेल लगाओगे आप, सही है, ध्यान रख पाओगे या नहीं। अब भी समझ नहीं आया, नहीं समझ आया, ये चीज क्लियर हो गई। हाँ ये इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया। दूसरी चीज, जब भी आप इसका नाम लिखोगे, जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेस नहीं दोगे, नाम के आगे किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेस नहीं दिया जाएगा। आपने कोई भी अगर एक नाम लिख रखा है तो नाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं होना चाहिए, समझ गए। जो भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखोगे, ध्यान से सुन ले पहले मेरी बात को, अगर कोई भी आप किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की आप ऑक्सीडेशन स्टेट जब लिखोगे तो वो हमेशा रोमन डिजिट्स के अंदर लिखोगे। काय में लिखोगे बेटा, रोमन डिजिट्स के अंदर। क्लियर हो गई ये चीज, रोमन डिजिट में ही ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी। इज इट क्लियर, बहुत बढ़िया बात। आगे पहुंचते हैं, देखो जैसे पहला कंपाउंड इन्होंने बताया, बोले सर कैसे लिखें, बेटा देख लो, देखो बेटा Cl है, Cl ये काय में है, एंटिटी काय में गई, क्लियर हो गई। लिखने का तरीका, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, दे दे नाम, देखो क्या लिख रहा है यहाँ, क्लोरो लिख दिया, वहां एक्वा दे रखा, कितने बड़े वाले हैं भाई साहब। ट्राई क्या, AQUA एक्वा, ट्राई अमाइन हो गया, ट्राई एक्वा हो गया, हो गया। अब कॉपर क्रोमियम का नाम सेम रहेगा, ऑक्सीजन स्टेट अभी निकालना सिखा दूंगा, बाहर वाले का कोई ट्राई फ्राई कुछ नहीं लगेगा, सिंपल सा क्लोराइड, काउंटर आयन में कोई चेंज नहीं होता है। ये देखिए X 3, ये भी 0 3, ये भी 0 प्लस 3, Cl कितने हैं, तो X ये सब 0 हो गया, माइनस का X की वैल्यू रोमन में लिखोगे, नाम हो गया। समझ पाएगी नहीं, इतने आसान होते हैं। देखो नीचे वाले का नाम लिखते हैं, कतई डरना नहीं है पेपर में,
पेपर को बस ध्यान से करना है केमिस्ट्री के, डरना उड़ना मत पेपर में यार, अपनी तैयारी करके जाओ जितनी बेसिक कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। अब देख कितना कंफ्यूज कर दिया इन लोगों ने, ये NH2 होगा जहां जहां तक है। क्या लिखते हैं ये लोग यार, बेटा ये EN है, ठीक है, इन लोग के भरोसे रहो तो पता नहीं क्या PDF बनाते हैं यार। बेटा ये EN है बाबू, ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है बच्चा। हाँ अब बच्चा एक चीज नोटिस हम तुम्हें बताते हैं, देखो गलत तब भी नहीं होगा अगर ऐसे लिखोगे, तो ध्यान से सुनना, गलत तब भी नहीं होगा अगर ऐसे लिखोगे तो। ट्राई ब्रैकेट में EN को क्या बोलते हैं, मैंने बड़ा लेटर बना दिया, छोटा बनाना, ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है बेटा, ट्राई इथाइलिन डाइअमाइन, बोलो दी क्लियर है भाई। ये SO4 काय में होता है, नेगेटिव -2 होती है, तो ये काय में जाएगी, कोबाल्ट सेम रहेगा, वो निकाल लेंगे। ये होता है सल्फेट, क्या होता है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया बात, ठीक है, ऐसे लिखा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, देखो कैसे सही तरीका क्या होता है। जब भी कभी ब्रैकेट के अंदर EN आए, EDTA आए या कुछ भी आए, तो आप उसमें अंदर ना डाई ट्राई का यूज कर रहे हो, तो आप ना तब ऐसी कंडीशन में आप ट्रिस वर्ड यूज कर दोगे, कौन सा, ट्रिस या फिर बिस। अगर 2 हैं तो बिस, अगर 3 है तो ट्रिस। कहना सर कब लगाना है, जब आप उसके साथ जो ब्रैकेट में लिख रहे हो अगर ऑलरेडी उसके अंदर डाई और ट्राई दे रखा है तो। बड़े ध्यान से इस चीज को समझना, मैं आपको बिल्कुल शुद्ध भाषा में समझा रहा हूं, मैं आपको कोई भी उसके नोट्स नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि नोट्स पढ़ाने वाला ना तो टाइम है और ना नोट्स पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो ना। हाँ तो जैसे इसमें आप ऐसे लिख दोगे, ट्रिस ब्रैकेट इथाइलिन 1,2, अरे वो लगाओ मत लगाओ 1,2 फर्क नहीं पड़ता, कोबाल्ट ये लिख लेंगे अभी, एंड दिस इज व्हाट मेरे बच्चे, सही है बेटा। अब बेटा ऑक्सीडाइजिंग स्टेट निकालो, ये X EN 0, यस EN भी 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है ये भी, और सल्फेट का 2 और माइनस का कितना, नहीं 3 है, 3 और माइनस x - 6 = 0, x बराबर कितना आ गया, +6, घपला लग रहा है मुझे। EN की साइड 2 होती है बेटा, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है वैसे तो यार, वही मैं कह रहा हूं। ट्रिथिन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट थर्ड क्यों आ रहा है फिर, मैं समझ गया ना, मैंने एक चीज नहीं लगाई ना यहाँ पे, ये देखो नीचे क्या दे रखा है, इसलिए दे कितना हो गया, लेकिन अगर फिर भी मैं 2 लगाऊंगा तो 2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर से हो जाएगा, गलत है ये कंपाउंड। अरे कुछ नहीं, मिसप्रिंट दे रखा है इन लोगों ने यार। अब ये 2 कंपाउंड दे रखे होते तो बेटा ये कंपाउंड कहीं ना कहीं कुछ ना मिस्टेक्स है इसमें, ठीक है। हाँ नंबर अगला देखो बेटा, AG NH3, हालांकि इस तरीके का कंपाउंड अपने सिलेबस का पार्ट है नहीं है, हाँ, लेकिन मे भी अगर कभी 2 कंपाउंड इस तरीके से दे दे तो बड़ा आसान होता है बच्चा, इतना आसान होता है कि तुम जो पहला वाला है उसका नाम एज इट इज लिखो, जो दूसरा वाला है उसके नाम के आगे 8 लगा दो, बस ट्रिक याद रखा करो। क्या मैंने बोला, जो पहला वाला है उसका नाम एज इट इज लिखो, सिल्वर है ना AG, सिल्वर को सिल्वर की तरह लिखो। दूसरा वाला सिल्वर है ना, सिल्वर का नेक्स्ट नेम होता है अर्जेंटीना, अरे हाँ मतलब अर्जेंटेट होता है ना, समझ रहे हो ना बात को, सिल्वर का तो ये हो जाएगा मतलब अर्जेंटेट, हाँ अर्जेंटीना ही बोलते हैं, अर्जेंटीना से मतलब ये निकला है इसलिए इसको अर्जेंटेट बोलते हैं। तो बेटा ये डाई एमाइन सिल्वर, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकालना पड़ेगी बाद में। अब आ जाएगा डाई सायनो और ये अर्जेंटेट और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले। ए बेटा ये X NH3, ये X CN, तो X बराबर X और X कितना हो गया 2X बराबर 2 कितने जा, सिल्वर की वैलेंसी कितनी आ गई, तो ये 1 और ये भी लो बन गया। क्लियर है, कितना आसान होता है देखो डबल वाला, समझ गया बेटा। अब इसका नाम मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे समझा दे रहा हूं, हेक्सा सायनो आयरन या फेरेट, क्योंकि
ये पॉजिटिव है तो एंटिटी काय में आएगी, नेगेटिव में, फेरिट, और आगे लग जाएगा पोटेशियम। दैट्स ऑल। नहीं समझ में आया? आ गया बेटा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ज्योमेट्री। भाई इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है? देखो ये दिखाते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म, सबसे पहली चीज। हाँ, ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, ये दिखाते हैं स्टेरियो। स्टेरियो सिर्फ दो होती हैं बस, ज्यादा नहीं होती। पहली होती है कौन सी? ज्योमेट्रिकल। दूसरी होती है कौन सी? ऑप्टिकल। बस ज्योमेट्रिकल में तुम्हारी होती है सिस और ट्रांस, ऑप्टिकल में तुम्हारी होती है लाइवो और डेक्स्ट्रो। याद रखो ये चीज, ठीक है? ठीक मेरे बच्चे, तो ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा, ज्यादा तुम लोग को मुझे टाइम वेस्ट नहीं कराना है। ये देखिए बेटा, सबसे पहले उन्होंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझाई है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है मैं आपको बताती हूँ, मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली, ठीक है? देखो नेक्स्ट बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है बेटा? सिस और ट्रांस आइसोमर बनते हैं। कौन से बनते हैं बेटा? एक आइसोमर होता है सिस, सिस मतलब सिमिलर पोजीशन, और एक होता है ट्रांस, ट्रांस इज कॉल्ड अपोजिट पोजीशन, मीन डायगनली। समझ रहे हो आप बात को बेटा? मीन्स अगर आप डायगनली देखते हो तो ट्रांस, जैसे ये ए लगाए, ये ए लगाए, ये बी लगाए, ये बी लगाए, तो विच इज ट्रांस। ये कौन सा हो गया? ट्रांस वाला। लेकिन अगर मान लो डायगनल है लेकिन ए है और बी, तो विच इज कॉल्ड मेरे बच्चे सिस। क्लियर हो गई? नहीं समझ में आया? वेरी गुड। वैसे मैंने कोशिश तो अच्छी करी है, तुम लोगों को शुद्ध भाषा में, सिंपल भाषा में मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है। ये मैंने कोई इसमें देखो तुम्हारे लिए कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है बिल्कुल भी। मैं तुमको कोई ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ाई, ये पढ़ाई, वो पढ़ाई, कुछ नहीं। जो है बेटा यही है इसके अंदर, आपको ऐसे ही पढ़ के जाना है ये चैप्टर बिल्कुल। आप इसमें पता है, आप इसमें थ्योरी पे काम नहीं करोगे, आप इसके क्वेश्चंस पे काम करोगे। नहीं समझे? समझ गए ना? आपको ये नहीं करना है कि आप ले गए अरे थ्योरी पढ़ने एक बार ये पढ़, कुछ नहीं पढ़ना है। आप सीधे मुद्दे पे पढ़ोगे, मुद्दे की चीजें पढ़ोगे। 10 आयुपैक लगाओगे इसके, 5-6 इसके आइसोमेरिज्म करोगे एनसीईआरटी वाले, जो मैं अभी बता दूंगा तुम लोगों को। 2 कंपाउंड 3 कंपाउंड बीबीटी से कर लोगे तुम लोग, जिसमें तुम लोग को डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक नेचर निकालने को आ जाएगा। एक आधा क्वेश्चन कोई तुम लोग सीएफटी का कर लोगे, बढ़िया था। दैट्स ऑल, कहानी खत्म, पैसा हजम, कुछ मत करना इसके अलावा। बस उसी में से तुम्हारे 6 नंबर आ जाएंगे, ये लगा लो तुम। लेकिन जितना करना सॉलिड करना, ये मैं तुम लोग से 100 बार बोलता हूं। बस मैंने देखे ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं बेटा, जो पढ़ के तो बहुत सारा जाते हैं, लेकिन वो पेपर में उनका पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है। अब ये लगा लो, क्योंकि वो इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं, इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं बेटा, कि फिर उनको जो चीजें आती हुई वाली होती है ना, जो मतलब उनके दिमाग में होती हैं, वो भी फिर स्किप कर आते हैं, वो सही क्वेश्चन भी गलत कर आते हैं। ये लगा लो, तो ये चीज मत करना, ठीक है? एक्स्ट्रा एफर्ट ज्यादा देने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। ये देखो बेटा, वीडियो तुम ऑनलाइन पे देखोगे, 2-2 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है भाई साहब, 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है। तो उसमें जो आप पढ़ोगे ना, बहुत एडवांस लेवल है यार, बहुत एडवांस लेवल पढ़ा देते हैं वो लोग वॉच टाइम के लिए। कुछ नहीं करना है तुमको, तुम बस इतना पढ़ के जाना, तुम्हारा सब आएगा पेपर। मुझे पता है ना, लुल्ल पेपर आता है केमिस्ट्री का, तुम देखना। 2-4 चैप्टर ऐसे होते हैं जिसके बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल बढ़िया मिलेगा। हमेशा कहता हूं मैं, हमेशा कहूंगा मैं, सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल ऐसा मिलेगा, तुम सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी कर जाओ तब भी नहीं कर पाओगे। जाओ, गारंटी है मेरी, जाओ, गारंटी है मेरी। और बताओ, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप ढंग से कर जाओ, केमिकल काइनेटिक्स को आप ढंग से कर जाओ, आप उसके थ्योरी वाले क्वेश्चन लगा लोगे, एक आधा न्यूमेरिकल लगा लोगे, वरना उससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इतना टफ कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो उसका, कि बच्चा फैल जाता है हकीकत में। समझ रहे हो आप बात को? लेकिन ऑर्गेनिक और ये, इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, और ये बच्चे ऐसे चैप्टर होते हैं जिससे तुम बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो। ये चीज है। अरे यार इतना थोड़ी होता है भाई हैंकर की बच्चों को दे पागल बना दो। देखो सिर्फ वाला फॉर्मूला, मान लो तुम्हारे टीचर ने तुमको एक कंपाउंड दे दिया, बोले पीटी NH3 होल ट्वाइस बाहर Cl2, भैया बोले भैया इसका क्या बना दो, आइसोमर बना दो। क्या बना दो? कहना सर ओके। सेंट्रल मेटल एटम हमेशा कहां रखोगे? अच्छा एक चीज जरा ध्यान से सुनना, अभी NH3 हमारा जो दे रखा है वो हमारा कौन सा लिगेंड है? यूनिडेंटेड।
एक चीज ध्यान रखना जो मैं आप बताने जा रहा हूं, जब यूनिडेंटेड लिगेंड होता है ना, तो जब इसमें बॉन्ड शेयरिंग होती है, जैसे मान लो आपने पीटी को बीच में रखा और 4 लिगेंड लगाए, तो आप देखोगे इधर से आएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इधर से आएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बोलो जी क्लियर? क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। क्लियर? लेकिन अब इसकी जगह अगर लग गया बेटा ईएन, तो ईएन में पता क्या होता है, ईएन में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, होंगे या नहीं होंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से जब बॉन्ड निकलेगा ना, तो यार इलेक्ट्रॉन इधर भी दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो उस नेगेटिव की वजह से रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझे? तो ये ज्योमेट्री ऐसी ना रह करके ये ज्योमेट्री हल्की सी चेंज हो जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखना है, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन अभी आप ध्यान रखो इस चीज के लिए। ठीक है? क्या हुआ बेटा? क्या आया? अरे वो बैटरी का है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा? तो देख बेटा, ये जो लीगेंड है बेटा, ये इसे अंदर रख लेना खोपचे में। तो कैसे करें जरा बताओ? सबसे पहले सिस बनाओ, ये और यहां पे ये कौन सा मॉलिक्यूल बना? ट्रांस में क्या कर दोगे? इसको स्विच नीचे, इसको स्विच ऊपर। बोलो जी क्लियर? ट्रांस बन जाए। इज दैट क्लियर? ये था यूनिडेंटेड लिगेंड के लिए। काय के लिए था? अब मे भी आ गया मेरे बच्चे कौन सा? बाइडेंटेड लिगेंड। पता नहीं यहाँ पे दिया है या नहीं, यहाँ नहीं दिया है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ नहीं दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, बट हमको इसलिए हमको समझना है। मान लो यही कंपाउंड है, अरे आओ यार, मान लो यही कंपाउंड है पीटी, ईएन और इसका ट्वाइस और सीएल कितना। अब अगर तुम लोग ने ज्योमेट्री ऐसी बनाई, ये रॉन्ग हो गया, बिल्कुल रॉन्ग है बेटा, ये ज्योमेट्री बिल्कुल गलत है। मैं कह दूं इसको एसएस है, नहीं एसएस नहीं है, नहीं ट्रांस भी नहीं है अभी, तो ये ज्योमेट्री ही गलत है, ये बॉन्ड एंगल ही गलत हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि आपको पता है ईएन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए हैं? सीरियसली पढ़ लो, सीरियसली, एक एक दो नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, ये मजाक समझ रहे हो? और सीएल के पास एक ही है, लेकिन पता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन करने लग जाएंगे, जिस वजह से इनका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्री ऐसी ना रह करके अब कैसी बनेगी बच्चों, अब वो देख लो आप लोग। ठीक है, देखना बेटा, इसी का बनाते हैं पीटी ईएन का होल ट्वाइस, और ये तो पीटी ऐसा रहेगा। अब की तो तुमको इसको यहां नहीं लगाना, अब की तो तुमको इसको यहां लगाना है, ईएन और सीएल और सीएल, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये इस तरीके से, शायद याद आया हो एनसीईआरटी में, शायद याद आया हो। इसको सिस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ये कौन सी आइसोमर बनी? दिस इज दी, समझ पाए कि नहीं? पक्का मेरे बच्चे? क्यों चेंज हुआ वो समझ गए? बॉन्ड एंगल क्यों चेंज हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर हुआ ये चीज। अब अगला ले लोगे तो उसमें तो ये आपका पीटी, एक सीएल इधर, एक सीएल थोड़ा सा इधर हो जाएगा, एक ईएन इधर और एक ईएन कहां आ जाएगा? ये काय में बन जाएगा? दिस इज आइसोमर है। एक्चुअल में क्या हुआ ना, जब हमने इसको इधर करा तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुआ, तो ऑब्वियस बात है सीएल उधर पहुंच गया। तो बस ज्योमेट्री के तौर पे बस आपको दिखाना होता है। तो ये इनका सिस और कौन सी पोजीशन बन गई, याद रखना बेटा। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, एग्जाम्पल में आप पढ़ते ही नहीं हो, क्या करा जाए। वहां पे एक ही एग्जाम्पल नहीं दिया, वहां पे 2-3 एग्जाम्पल और भी दे रखे हैं, इंटेक्स की एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं कुछ 2-4 क्वेश्चन। मेरे को याद था इसलिए मैंने तुम लोग के साथ डिस्कस कर दिया। ऐसे सेम, अब ये तो बहुत ही आसान होता है यार, ये वाली जो होती है ना, अरे दे रखी है शायद, नहीं दी है शायद, नहीं दी है शायद, ये वही दे रखे हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर ही दे रखे हैं। ईएन वाला दे रखा है, एक दे रखा है ईएन वाला, ये दिया है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है वो तो मैं तुम लोग को अभी बाद में ही बताऊंगा। 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेटा टेट्राहेड्रल, ये मैं अभी बताना नहीं चाह रहा हूं तुम लोगों को, फिर भी थोड़ा बहुत डिटेलिंग कर देता हूं। ऑक्टाहेड्रल जिनका कॉम्प्लेक्स नंबर 6 या 6 से ज्यादा हो, समझ रहे हो आप बात को? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वो जिनका कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 6 से ज्यादा हो। टेट्राहेड्रल यानी कि जिनका 4 हो, समझ रहे हो आप बात को? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर
4 हो वो टेट्राहेड्रल के अंदर आते हैं, जिनका 6 या 6 से ज्यादा हो वो तुम्हारे काय में आ जाते हैं, जरा बताओ, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इज दैट क्लियर? नहीं समझ पाए? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 6 से ज्यादा आता है, ये मत समझ लेना ऑक्टाहेड्रल है तो 8 आएगा, 6 से शुरू होता है। मैक्सिमम लिगेंड किसी के साथ 6 लगे होते हैं, आप 8 नहीं लगा सकते। मैक्सिमम लिगेंड सबसे ज्यादा 6 लगे हो सकते हैं। बोलो जी क्लियर है? और इसका टेट्राहेड्रल इसकी कितनी हो जाएगी जरा बताओ आप? 4। क्लियर हो गई ये ज्योमेट्री? तो ये हम अभी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि इसको हमको सीएफटी में सीखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसकी अगर ज्योमेट्री दी हो तो मैं एक बार बताना जरूर चाहूंगा। तो वही है, सिस और ट्रांस वाले दे रखे हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए दे रखा है, फिर भी मैं चलो सिखा देता हूं तुम लोगों को। CO है ना, NH3 है ना, कितने NH3? 3। NO2 कितने हैं? 3। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है या नहीं? सच्ची सच्ची बताओ, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है या नहीं? है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्यों? क्योंकि ये भी 3 है, ये भी। क्लियर हो गया? तो इसकी ज्योमेट्री हम लोग कैसे बनाएंगे? बीच में कौन रहेगा? CO। बोलो जी क्लियर? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिंग 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 और डिंग। बोलो 4 तो लगा ही दे। क्या लगेगा? NH3 NH3 NO2 और ये 1 और ये 1। बोलो जी क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? अगर आप इनको स्विच कर दोगे, ऊपर नीचे कर दोगे तो ये अलग बन जाएंगे। अब समझ में आ गया? जैसे सिस एंड ट्रांस, इसको फेस और मर भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सच्ची सच्ची बता दो एक बार। क्लियर हो गई ये चीजें? इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती हैं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये देखो कैसे करके लगाते हैं, एक इनके अकॉर्डिंग भी समझ लो कैसे लगाते हैं। जैसे ये CO सब सीख लो, ये हो गया ये, और एक ऊपर, ये हो गया ये, एक नीचे। बोलो जी क्लियर? NH3 कितने थे हमारे पास? 3। NH3 NH3 NH3, मतलब आपने क्या करा? एक फेस पे एक मॉलिक्यूल लगा दिए और एक फेस पे दूसरे मॉलिक्यूल लगा दिए। इधर क्या लगा दिया? NO2 और NO2 और, समझ गया बेटा बच्चे बात को? ये देखो ये हो गया एक फेस, NCERT में इस तरीके से दिखा रखा होता है। एक फेस पर हमने एक फेस पर तीनों सेम टाइप के क्या लगा दिए? लिगेंड्स, इसलिए इसको FAC बोलते हैं। सही है? इसी का जस्ट उल्टा कर दो। अब NO2 नीचे लगा दो, NH3 सामने और एक फिर है NO2, मतलब ये तो समझ गया ना, NH3 और NO2 अपोजिट अपोजिट आ रहे हैं इस तरीके से। तो इसको आप याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो। ये मॉलिक्यूल्स यही है, बस मॉलिक्यूल जो है 3-4, इनको बस आप लोग याद कर लो। ऑप्टिकल में कुछ नहीं होता है, लीवो और डेक्स्ट्रो बन जाता है और मिरर इमेज बन जाती है। क्या बन जाती है इसमें? मिरर इमेज। ठीक है, अगला आ जाता है बेटा हमारे पास वन अर्थ थ्योरी, ये मैं ऊपर बता चुका हूं। VBT पे बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया VBT। इसके बगैर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है भैया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा अधूरा है इन दो थ्योरीज के बगैर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सर क्या बताती है? वही बताती है जो 11th में बताती है, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताती है? यस मेरे बच्चे, इसका काम वही होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बताना। जो तुम्हारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो तुम्हारे इसी से कवर अप होते हैं। समझ रहे हो आप बात को? अब सर कैसे इसको कर सकते हैं हम लोग, जरा वो देख लो। थोड़ा दमन करते हैं। देखो सबसे पहली चीज कैसे बनती है, देखो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें जो डी ऑर्बिटल होता है ना वो बॉन्ड्स बनाते हैं। देखो हम आपको क्रोमियम के एग्जांपल से लेके चलते हैं। किसके एग्जांपल से? देखो क्रोमियम के एग्जांपल की बात करो, आर्गन मतलब 18 खत्म। बोलो क्लियर है? 4s1 आ जाएगा और 3d कितना आ जाएगा? बोलो जी क्लियर? इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? आप समझ पाए आप बात को कि नहीं? इसमें हम लोग एक वैकेंट ऑर्बिटल लेके चलते हैं, 4p कितने का, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आर्गन तक 18 खत्म, 4s1 है? नहीं वो रख लो आप, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एनर्जी के लेवल पर बेसिस पर है। ठीक है? नहीं आउटर वाला डी होगा। हाँ, पहले आप एस में से निकालोगे, बाद में फिर डी में से निकलेगा, और वाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो फिर उसके बाद बेटा क्या ले लेंगे हम लोग? 4p। बोलो जी क्लियर हो गई ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं? डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं मैक्सिमम? पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं मैक्सिमम? एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं मैक्सिमम?
कैसे बनाते हैं देख लो, सीख लो, यही तो चीज मेन है। अभी पीछे वाला तो सब लुल्ल था, जो मेन है वो यही है। कितने ऑर्बिटल हो गए? 1 2 3 4 5। डी में कितने ऑर्बिटल? 5 होंगे ऑर्बिटल ये। हाँ, इसमें कितने होंगे बेटा? और इसमें कितने हैं? ये याद रखना बेटा, वो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं गलती से। बोलो जी, क्लियर हो गया? इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। क्लियर? वो इन्होंने देखो बोला है, जो आउटर डी ऑर्बिटल है, जो आउटर डी ऑर्बिटल है वो तुम्हारी बॉन्डिंग करता है, उसी को हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आप समझे बात को? उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? दे आर फॉर्म ड्यू टू द वीक फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन लिगेंड। समझ रहे हो? वीक फील्ड लिगेंड को हम हाई स्पिन लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक फील्ड लिगेंड आर ऑल्सो कॉल्ड हाई स्पिन लिगेंड। ऑब्वियस बात है, जिसकी फील्ड लो है वो जब अटैक करेगा तो ऑब्वियस बात है पूरा जो उसकी ज्योमेट्री है किसकी, मॉलिक्यूल की, वो चेंज हो जाएगी। कैसे? वो अभी हम लोग सब सीखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हाई स्पिन लिगेंड। एक होता है लो स्पिन लिगेंड, वो कैसा होगा? वेरी गुड, समझदारों को इशारा काफी है। वो हो जाएगा हमारा कैसा? टेक्निकल टर्म्स पे काम करो, इन नाम से आ सकते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ना बोल करके हाई स्पिन लिगेंड या फिर लो स्पिन लिगेंड बोलेगा तो आपको पहचानना है वो कौन सा लिगेंड है। आप समझ रहे हो? हाँ, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स पे काम करो, जरूरी है बेटा। हाई स्पिन लिगेंड हो गया और ये लो स्पिन लिगेंड हो गया, बहुत बढ़िया बात। अब पढ़ते हैं काम कैसे करते हैं, ठीक है ना? ये देखो, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? क्लियर हो गई? उसका हाइब्रिडाइजेशन वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। अब ज्योमेट्रीज कौन कौन सी होती हैं जरा सुन लो। sp3 sp3d2 नहीं d sp3d2 और sp3, इसकी कैसी होती जाती है बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अरे नहीं याद रहती हैं बेटा, ये दिमाग से निकल जाती हैं। और d2sp3 होती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, और ये भी होती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। और d2sp3 होती है हमारे पास sp2 विच इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक बेटा, ये ज्योमेट्री होती है। धन्यवाद। अब याद कर लो, देखो ये जल्दी से याद नहीं रहती है, कंफ्यूजन होती है इसमें। भाई अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो टेट्राहेड्रल। अगर मान लो हमारे पास sp3d है, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर d2sp3 आती है ऑक्टाहेड्रल, d3sp3 आती है ऑक्टाहेड्रल, और अगर d2sp2 आता है तो हमारे पास कितना? स्क्वायर। भैया ये चीजें आपको अपने कच्चे में रखनी पड़ेंगी बाबू, नहीं रख पाओगे तो गलती फिर होगी, और गलती होने की आपको कोई गुंजाइश नहीं है। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इस कॉम्प्लेक्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम? अब हम आपको बताते हैं कैसे इसको आप सॉल्व करोगे। चलो भैया स्टार्ट करते हैं, और इस जर्नी को हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। यहां है ना जगह? ठीक है, यहां है। बातें ना करो, समझ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे क्वेश्चन यहां पर उन्होंने इस तरीके से पूछा कि ये CO है, NH3 है, होल ऑफ 6 है और प्लस 3 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू VBT आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले तो NH3 जो है वो लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है? ठीक है। दूसरी चीज मेरे बच्चे, आप ये बताइए कि दिस मॉलिक्यूल भी आप पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। आप समझ रहे हो? क्लियर है? ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। बड़े ध्यान से और बड़े आराम से चीजों को सुनो। NH3 जो है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा है? यस, NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो कैसा होता है? लो स्पिन। बोलो जी, क्लियर है? क्लियर? इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना लगा है? 3। देखो ओवरऑल चार्ज कितना है? 3। तो ऑब्वियस बात है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी पहले मेरे को, कॉपर की, कोबाल्ट की मतलब। तो ये X, ये 0, नेट चार्ज X की वैल्यू कितनी आ गई? मानोगे कि नहीं? क्लियर? सबसे पहले अब हम लोग कॉपर को, कोबाल्ट को देखेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 28 या 27? 27। ये आर्गन
4s और 3d और 4p। बोलो जी क्लियर। अब आपको पता है एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ये पहले आएगा। बोलो जी क्लियर हो गई। ठीक है, अब डी के ऑर्बिटल बनाओ प्लीज, जरा ध्यान से मेरे बच्चों प्लीज। 1 2 3 4 और 1 क्या हो गया ये पी। एस के बनाओ 1, पी में कितने बनेंगे? बोलो जी क्लियर। ये हमारे पास क्या हो गया 4s और ये हमारे पास क्या हो गया? बोलो जी क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने भरने हैं? वो खाली है। बोलो जी क्लियर। अब कोबाल्ट का जो नेट चार्ज है वो कितना है ना? अगर कोबाल्ट का नेट चार्ज देखो तो कितना आ गया, यानी कि Cu के ऊपर अब कितना आएगा? CO के ऊपर, सॉरी बेटा, CO के ऊपर कितना आएगा? +3। तो +3 इसमें से निकलेंगे, अभी तो भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तो पहले किस में से निकलेंगे? S में से, उड़ गए। देन उसके बाद किस में से निकलेगा? इसमें से। तो पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉन निकले। आजा भैया, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो ये गए, उड़ गए, खाली। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला निकलेगा। बोलो जी क्लियर हो गई। ये दोनों तो निकल गए, तो क्या क्या बचा? ये बचा 2 3 4 5, एक ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। बोलो जी क्लियर। ये हमारा खाली हो गया और ये कमरे खाली हो गए। बोलो जी क्लियर। क्लियर। अब इस पे अटैक करने यहां से कौन आया? सही है, NH3 ने अब कोबाल्ट पर क्या चाहा? अटैक करना। अब ये कैसा है? तो ये क्या करेगा, इनके जितने भी ये वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको एक कमरे में बंद करना चाहेगा। कहेगा भैया ऐसा है, तुम लोग एक एक कमरों में अब एडजस्ट हो जाओ। समझ रहे हो ना? एक एक कमरे का मतलब ये हो गया, जो तुम खाली खाली दिख रहे हो, ये रूम जरा खाली करो, अब जरा फटाक से घुस जाओ अपने उन कमरों में। अब समझ गए आप बात को? तो क्या होगा जरा ध्यान से देखो, मैं यहां बना देता हूं अब इसका जो रिमेनिंग है वो, इसको मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, देखो तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 ये। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, 1 1 1 1 1 1। दो कमरे खाली हो गए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले इनमें और इनमें घुस गए। यहां कौन आके घुस गया? आप यहां कौन आके घुस गया? आप बोलो जी क्लियर। ये भी खाली, ये भी, यहां भी कौन घुस गया? आप यहां भी, सेम यहां पर भी और सेम यहां पर भी। आप ध्यान से देखो, इसने कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए? 2 ये बनाए, 2 ये बनाए, 1 ये बनाया, 3 ये बनाए, मिला के कितना हो गया? D2sp। कितना? बोलो जी क्लियर। इसको बोलते हैं कौन सा ऑर्बिटल? हाइब्रिड। व्हाट बच्चा? पहले बताओ, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। देखो कितने प्यार से देखो जुड़ गए, बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप मैंने चीजों को समझाया है तुमको। अब एक बार वीडियो देख लोगे तो वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब यहां से आपने क्या करा, 2 ये 1 ये 3 ये बन गए, तो हमारे पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ज्योमेट्री आपको पता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी? अब ध्यान से देख, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, सारे के सारे पेयर्ड है। तो इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो इसका मतलब है कैसे नेचर का हो गया, समझ पाए कि नहीं? तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी कितना हो गया? हटाओ सावन की, घटाओ बत्ती बुझाओ, खत्म क्वेश्चन। क्लियर हुई बात? कितने आराम से सीख गए हम लोग इस चीज को। देखो मजा आया कि नहीं? ठीक है, अगर यही अगर लो स्पिन होता तो, सॉरी हाई स्पिन होता तो क्या होता? तो ये इसको पेयर्ड नहीं करता, तो ये इनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि इनसे ये इतनी वार्तालाप कर सके कि तुम जाओ अपने कमरे में जाकर के बैठ जाओ, तमंचा निकाल करके ठोक देते हैं इनको। ये स्ट्रांग थे, दैट्स व्हाई इन्होंने इनसे इस तरीके से बात करी कि ऐसा है तुम्हें तोप से उड़ा दिया जाएगा अगर तुम यहां से यहां नहीं गए, हमको ये कमरे खाली चाहिए, मतलब चाहिए। समझ गया बात को? ये होता ओ भाई। देखो एक और आ गया, देख लो बेटा, ये वाला देख लो बेटा, COF6 के ऊपर कितना? -3। अच्छा है ये वाला क्वेश्चन, जैसे था आउटर ऑर्बिटल, NCERT के हैं इसलिए बढ़िया है, कॉम्प्लेक्स।
इसमें हम लोग को थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो। CO का एटॉमिक नंबर, ये आर्गन, और कितना 4s 3d 4p, बोलो जी क्लियर। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी है? +3 आनी है, तुम लोग को पता ही है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 3d में से एक 4s कितना 0 और 4p, इसमें एक तुम लोग को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि d में तो अब इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते भाई, मजबूरी है। पूछोगे क्योंकि ये कैसा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो आउटर वाले ऑर्बिटल्स पे अटैक करेगा, इनर वालों पे तो कर नहीं सकता। अरे नहीं समझे अभी आप बात को? नहीं समझ पाए? समझ गए ना? अगर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता तो क्या करता है? ये अंदर जो 3d वाला था उस पे अटैक करता। अब समझ रहे हो आप लोग? तो यानी कि आपको एक ब्रैकेट और लेना पड़ेगा, बताओ कौन? 4d0। अब क्लियर हो गई? अब जरा ऑर्बिटल बनाओ, 3d के बनाओ। 3d के कितने हैं? 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने भरोगे? 1 2 3 4 5 और एक कितना? 4s में कितना? 0, p में कितना? 3, और फिर आगे कितने बन गए? 1 2 3 4 5। ये देख लो, ये कौन आया जरा बताओ? 4s। ये और ये, अब इसमें तो जा नहीं सकते तो ये तो छोड़ना पड़ेंगे। यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, बन गए कितने? बन गए 2 3 5 और एक क्या बना हमारे पास? DSP। क्लियर है? ज्योमेट्री कैसी हो गई? कैसी हो गई? स्क्वायर व्हाट बेटा? अब सर ने पूछा ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो आप ध्यान से देखो इस पे क्या आ रहे हैं? ओहो sp3 कर लो तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। कैसी? D2 है, D2sp3। अब क्लियर बेटा? तो बेटा लोन पेयर नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 अनपेयर्ड आए ना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? तो कैसा हो गया? क्लियर? पैरामैग्नेटिक हो गया। अभी अगर पैरामैग्नेटिक है तो ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? √n n+, फॉर्मूले में लगा दो, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। क्लियर है? ये होता है। तो इनर और आउटर ऑर्बिटल वाला समझ गए? आउटर ऑर्बिटल वाले में आप लोग को 4d यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। इनर वालों में क्या हो जाएगा? इनर वालों में अंदर वाले ऑर्बिटल को लेकर के चलना है। प्लीज बच्चों इसको कर लेना, प्लीज 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 कर लेना, ठीक है? दैट्स ऑल, ये फिनिश्ड इट। डिफरेंस याद रखना, इनर ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आउटर ऑर्बिटल वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन DSP2, यहाँ पे sp3 भी बन सकती है और भी। स्क्वायर प्लेनर जनरली शेप रहेगा और टेट्राहेड्रल जनरली शेप रहेगा। उसके बाद आ जाता है भैया एक और आ गया, इसको करके देख लेना अब तुम लोग, ये तुम लोग का होमवर्क है, ट्राई करके देखना है एक बार, ठीक है बच्चा? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा हमारे पास CFT। कौन आ जाती है? बोलते हैं इसको कौन सी थ्योरी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नाम तो सुना ही होगा, है ना? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या करती है हम आपको बताते हैं। इसने स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल दिया, जिसकी वजह से इसने ये बताया किस तरीके से कलर फॉर्मेशन शो करते हैं कौन? अलग अलग कंपाउंड। क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम इनका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ऑब्वियस बात है अलग अलग एनर्जी लेवल पर इनके अलग अलग कलर शो होते हैं। उसको दिखाने के लिए कौन आया जरा बताओ आपका? इसने क्या करा पता है? इसने करा DD ट्रांजिशन। क्या करा? DD ट्रांजिशन। क्या ना भैया ये क्या होता है? देखो DD ट्रांजिशन में क्या होता है? d ऑर्बिटल अपनी एनर्जी लेवल से स्प्लिट कर देता है, अपने आप को दो टुकड़ों में क्या कर देता है? 1 2 3 4 और एक, पता है क्या करेगा? यहां से स्प्लिट तोड़ दिया इसने दो पार्ट्स में अपने आप को। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ कौन सा ऑर्बिटल? स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। क्या ना कैसे होता है सर? देखिए जरा, आ जाइए यहां पर, देखो बेटा बाबूजी, स्प्लिटिंग कैसे करते हैं d ऑर्बिटल की? ओए सीख ले, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। क्या ना भैया कैसे? जरा ध्यान से देखो। ये भाई कितने ऑर्बिटल थे? बोलो जी क्लियर?
यहां से हमारा ये स्प्लिट होगा यहां से बेटा, ये दो कहना भैया अगर ये दो स्प्लिट होंगे तो जाएंगे कहां? अब ध्यान से समझो, 1 2 3 4 5, बोलो जी क्लियर। अब ये स्प्लिट होते हैं इस तरीके से एनर्जी लेवल पर, बोलो जी क्लियर। ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री के ऊपर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या फिर, तो अभी हम बात कर रहे हैं कौन से कॉम्प्लेक्स की? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6 या फिर 6 से, समझ गया ना बेटा बात को? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये जो मेटल है, ये मेटल अपने डी ऑर्बिटल को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेगा। ये जो स्टार्टिंग के 3 वाले होते हैं, ये होते हैं नीचे के लिए, क्यों? क्योंकि इनकी वीक एनर्जी होती है। कैसी एनर्जी होती है? तो ये 3 ऑर्बिटल नीचे आएंगे, बोलो जी क्लियर। अब बचे ऊपर के 2 ऑर्बिटल, ये कहां पहुंचेंगे? समझ पाए या नहीं? नीचे को बोलते हैं T2G, ऊपर को बोलते हैं, बोलो जी क्लियर हो गए? पक्का मेरे बच्चे? ये हमारा इसका सेंटर लाइन आ जाती है, सामने क्या लगी होती है? स्क्रीन। अब ऑब्वियस बात है, अगर एक ऑर्बिटल या एक पूरा डी ब्लॉक स्प्लिट हुआ तो एनर्जी रिलीज करेगा। अब एनर्जी रिलीज करेगा तो स्क्रीन पर कुछ डिटेक्ट करवाएगा, वो कलर्स डिटेक्ट होते हैं। समझ रहे हो आप बात को? अब इसमें क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, कितने ऑर्बिटल थे? 1 2 3 4 5, 5 में से कितने गए ऊपर? 2, बचे कितने? यानी कि 0 पॉइंट, तो रिमेनिंग वाला कितना हो गया? आई होप बेटा क्लियर हो गया हो। ये होता है हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स, जरा बताओ? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब यही हो जाता है कौन सा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? क्या होना चाहिए टेट्राहेड्रल में, सब लोग बताओ? ये ऊपर और ये जी हट जाएगा, T2 और क्या बचेंगे? खाली E। समझ गए? याद रखो यार, ये बच्चों वाला खेल है। ठीक है, अब ऊपर कौन चले जाएंगे? नीचे। अब ऊपर का जो हो गया वो कितना हो गया? 0 पॉइंट। नीचे का जो हो गया वो कितना हो गया? नहीं समझे? ये कौन सी ज्योमेट्री होती है? अरे बोल दो भैया, नहीं समझे? समझ गए? तो इस तरीके से ये चीज होती है। मॉलिक्यूल हम आपको दिखा देते हैं। ये तो वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दे रखे हैं। ये हो गया देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ये आपको दे रखे हैं 5 ऑर्बिटल, इसमें 3 नीचे चले गए, 2 कहां चले गए? ऊपर का रेशियो नीचे का रेशियो आ गया। यहाँ पे डेल्टा नॉट का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। इज इट क्लियर? ये स्प्लिटिंग हुई कौन से, किसके लिए मेरे बच्चे? ऊपर वाली, ये वाली जो हुई है किसके लिए हुई? ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब आ जाएगा किसके लिए नीचे? टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो आप लोग, कितने ऑर्बिटल थे? 5, 3 कहां गए? बाकी के 2 कहां आए? देखो बन गई स्प्लिटिंग। इससे हम लोग को क्या पता लग गया, जरा बताओ? तो ये सब तो मैंने बताया तुम लोग, ये काम कर देती है। ये देखो, जैसे उन्होंने 2 अलग अलग मॉलिक्यूल बता भी रखे हैं, बोले इसका और इसका जब स्प्लिटिंग हुआ तो सामने स्क्रीन पे कलर डिटेक्ट हुए, एक का वायलेट कलर डिटेक्ट हुआ और एक का कैसा डिटेक्ट हुआ? दैट्स ऑल, फिनिश्ड इट। कितना आसान था। CFT तो बहुत ही आसान है, बस याद रखना ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कैसे करना है।